और लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी थी। एटॉमिक रेडियस जो है वो अगर हम उसको फाइंड आउट करें तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कल मैंने आपसे बात भी की थी कि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कितने टाइप की हो सकती हैं, मतलब उनको कंसेप्चुअल बेस पे अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल नहीं कंसेप्चुअल बेस पे अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमने बात की थी कितने टाइप की हो सकती हैं। एक तो थी आर्डिक रेडियस, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। दूसरी होती है कोवेलेंट रेडियस और तीसरी होती है मेटालिक रेडियस, और फोर्थ जो थी वो थी वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस आर्डिक रेडियस जो है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये दो टाइप की हो सकती हैं, कैटायनिक और एनायनिक, और उनके जो है साइज में क्या रिलेशन होता है एक न्यूट्रल एटम के बीच में और एक कैटायनिक रेडियस में, वो हमने पढ़ लिया था। एनायनिक रेडियस की बात कर ली थी। और फिर कोवेलेंट रेडियस में मैंने कहा था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उनके बीच की जो रेडियस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो आइए आज हम इन दोनों की बात करते हैं कि मेटालिक रेडियस क्या होती है और वंडरवाल रेडियस क्या होती है। मेटालिक रेडियस की अगर हम बात करें तो मेटालिक रेडियस जो है कुछ इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है कि जैसे ये कोई मेटल है, मेटल का एक एटम है और इस एटम में ये इस प्रकार से ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहां आप देख रहे हैं कि मेटल के दोनों एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कोवेलेंट में तो क्या होता था, ओवरलैप कर रहे थे, इसमें ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पास पास है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इनके ऐसा जो जिसके अंदर बॉन्ड होता है या मेटालिक बॉन्ड बनता है, इनमें न्यूक्लियस जो है उनके बीच की डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का हाफ, ठीक, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, मेटालिक रेडियस होगा, ठीक है। मेटालिक रेडियस में जैसे अगर इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो है कॉपर का, कॉपर के दो एटम हैं, मान लिया ये है Cu और ये है C, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा, ये जस्ट टच हो रहा है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2.56 एंगस्ट्रॉम है, सपोज दैट 2.5 है, 2.56 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इस एक कॉपर के एटम की रेडियस अपने को निकालनी है तो कितनी होगी, 2.56, यानी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.56, तो एक का कितना होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.28 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, 1.28 एंगस्ट्रॉम जो है वो रेडियस आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये तरीका है इसको एटॉमिक मेटालिक रेडियस को फाइंड आउट करने का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस जो है, ये वंडरवाल रेडियस में क्या होता है कि ये जो रेडियस है, पहली बात तो ये कि ये जो नजदीक एटम है ना तो इसमें एटम ओवरलैप करते हैं और ना ही एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या टच करते हैं, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनेगी, देखिए। मान लिया कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बने,
दूसरा एटम ये रहा, ठीक। तो दूसरा एटम ये है, इसमें देखो भाई ये इस तरीके से हो गया, ठीक। अब इस दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट एटम है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो जो नियरेस्ट एटम है इनको हम देखेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, वन टू वन रेडियस हो जाएगा। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दो नियरेस्ट एटम जो हैं उन नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, वन टू वन रेडियस होगा, ठीक। वन टू वन रेडियस में जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें, एग्जांपल है इसमें Cl2 का, तो Cl2 और Cl2 के बीच का जो रेडियस है, जो इसका डिस्टेंस है वो थी 3.6 एंगस्ट्रॉम, 3.6 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर मैं इसको Cl कहूं, ये Cl2 है और ये वाला भी Cl2 है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। और अगर हमने वन टू वन रेडियस निकालनी है, यानी कि वन टू वन रेडियस निकालेंगे तो 3.6/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1.8 एंगस्ट्रॉम की जो है वो रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वन टू वन रेडियस जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। अब हम अगर कंपैरिजन की बात करें चारों रेडियस की, तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ी रेडियस है वो कौन सी होती है, वन टू वन रेडियस होती है, ठीक। वन टू वन रेडियस के बाद में इससे जो छोटे रेडियस है वो कौन सी होती है, मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस जो है उससे भी छोटी कौन है, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर कभी भी कंपैरिजन आ जाए इसके बारे में कि कंपैरिजन बिटवीन द रेडियस, तो वन टू वन रेडियस सबसे हायर यानी कि सबसे लंबी रेडियस होगी, मेटालिक रेडियस उससे कम होगी और कोवेलेंट रेडियस जो है वो उससे भी कम होगी, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से आपको रेडियस के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अब क्या है कि रेडियस जो है वो उन पे कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं, कुछ चीजें जो है वो रेडियस को कम ज्यादा कर देती हैं, क्योंकि रेडियस बेसिकली है क्या भाई, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहा है, सपोज दैट ये है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है ना। उस डिस्टेंस को ही रेडियस कहेंगे। तो जो ये रेडियस है ये कम ज्यादा हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से इफेक्ट हैं वो देखिए। सबसे पहला मैं पहले इधर फैक्टर अफेक्टिंग टू एटॉमिक रेडियस, फैक्टर अफेक्टिंग टू एटॉमिक रेडियस। तो पहला फैक्टर कौन सा, ठीक, पहला फैक्टर है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक। इसकी फुल फॉर्म होती है जेड इफेक्टिव जो है, एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव जो है वो कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। तो पहला होगा जेड इफेक्टिव। ऐसे जेड भी आएगा, एक न्यूक्लियर चार्ज भी आएगा, वो जो है एटॉमिक रेडियस पे इफेक्ट डालता। इफेक्टिव रेडियस जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद में है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। फिर उसके बाद में थर्ड जो है, नंबर ऑफ शेल के बाद में थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसको दूसरा नाम उसका शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, शील्डिंग इफेक्ट। और चौथा जो है इसके अंदर वो है
किसी भी एटॉमिक रेडियस को। तो इसमें से अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है जेड इफेक्टिव, जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस और ये इसके चारों ओर शेल है। अब देखो भाई जेड इफेक्टिव क्या होता है, ध्यान से समझना। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक। यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो प्लस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा। इस अट्रैक्शन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होगा या जो भी इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक रिपल्शन भी काम करेगा, यानी कि दोनों चीजें काम कर रही है। जो न्यूक्लियस है वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अंदर वाला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिपेल कर रहे हैं। तो यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो है जेड, इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो जेड है, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको। और जो इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है वो सिग्मा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना लग रहा है उसके अगेंस्ट कौन है, सिग्मा। तो जेड में से सिग्मा को अगर अपन माइनस कर दें तो जो बचेगा उसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्लियर है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव भैया जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल जो है, मान लिया कि ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके से है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो हमेशा आप नोटिस करना कि जो रेडियस है ना, रेडियस वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि सबसे बड़ी रेडियस के एलिमेंट यहाँ है तो सबसे छोटे एलिमेंट इधर होते हैं। तो रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। दोनों के बीच में रिलेशन क्लियर। अगर हम अप टू डाउन की बात करें तो रेडियस जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये सबसे, अगर कॉलम की बात करें तो यहाँ जो एलिमेंट होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो जेड इफेक्टिव जो है अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो सीखनी है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे एक ही पॉइंट पढ़ेंगे